सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया के अभी नए एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इल्कर आईएससी। तो अभी आप जानते हो एयर इंडिया को कौन संभाल रहा है? टाटा ग्रुप। तो अभी टाटा सन्स ने इल्कर आईएससी को एयर इंडिया का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। ये टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन हैं। अब यहीं से लिंक करके आपको कुछ याद करा दूं। जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि विक्रम देव दत्त ये एयर इंडिया के सीएमडी बने थे, और अभी फरवरी 2022 में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाटा सन्स ने एयर इंडिया का एमडी सीईओ किसे बना दिया है? इल्कर आईएससी को। तो इल्कर आईएससी नाम अब आपको याद रखना है, ये हैं एयर इंडिया के नए एमडी सीईओ। अच्छा मुझे बताओ, अभी विस्तारा एयरलाइन के नए एमडी सीईओ कौन बने थे? विनोद कन्नन बने थे। इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? राहुल भाटिया बने थे। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी सचिव कौन बने थे? राजीव बंसल बने थे। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने थे? अतुल दिनकर राणे बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए अभी किसने एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, तो आंसर होगा कोरियन एयर ने। और अभी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया? गो फर्स्ट कर दिया गया। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। बाकी एचपीसीएल के नए चेयरमैन अभी पुष्प कुमार जोशी बने थे, पुष्पा। इफ्को के नए चेयरमैन बने थे दिलीप संघानी। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने थे इत्तिरा डेविस। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जनवरी महीने के लिए किसने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा कीगन पीटरसन ने। तो आपको याद होगा पिछले साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था। ये हर महीने एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो अब नया साल स्टार्ट हो गया 2022 का, तो उसमें जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को। जबकि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को। और आपको याद दिला दूं, अगर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे काफी पहले से जुड़े हुए हो तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था, मैं आपसे स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा था जनवरी के महीने से, कि हर महीने ये 2 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग से इनको याद करते हुए चलो। हर महीने 2 नाम याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब 5-7 महीने निकल जाएंगे और फिर इन नामों को याद करने की कोशिश करोगे, जैसे 7 महीने निकल गए तो फिर 14th नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पूरा साल भर आपने निकाल दिया तो 24 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन साथ के साथ याद करते हुए चलोगे तो मुश्किल नहीं पड़ेगी। तो एक बार नाम याद कर लो, और मैं एक काम करूंगा, इनकी क्विज भी, सेपरेट क्विज भी बना दूंगा। तो उस क्विज में हर महीने के नाम आपको वहां पे मिल जाएंगे, ताकि बीच बीच में जब भी पढ़ाई के लिए मतलब आपको टाइम मिले ना, तो वो क्विज लगा लिया करना दादा भाई। बस इतना सा एहसान करना। बाकी आईसीसी की अगर बात करते हैं तो स्थापना होती है 1909 में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ इसके हैं जियोफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो ये ध्यान रखेंगे आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए, जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ये अभी तक जर्मनी के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी एक बार फिर से इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। अच्छा, जर्मनी से ही आपको याद आएगा, अभी इसके नए वाइस चांसलर भी बने थे। उनका नाम क्या है? ओलाफ स्कॉल्ज। एंजेला मर्केल की जगह ली इन्होंने। बाकी मिया मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी थी ये। और बारबाडोस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी पहली प्रेसिडेंट अभी कौन बनी थी? डैम सेंटर मैसन। और मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नजला बोदेन ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब बात यहां पे जर्मनी की है, तो ये रहा मैप में जर्मनी। देखो कैपिटल इसकी क्या है? बर्लिन है। करेंसी है यूरो। और आपको बता दूं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, म्यूनिक जर्मनी में। अच्छा बताओ, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू किसने की थी? जर्मनी ने। और 2022 में G7 समिट, G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। 2021 में किसने की थी? यूके ने की थी। ध्यान रखना, ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। तो मुंगेर गंगा पुल, अभी इसका उद्घाटन
बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने किया है। और इसका जो नाम है ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण के नाम पे रखा गया है, श्री कृष्ण सेतु। और ये बिहार राज्य के मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर तीसरा रेल सह सड़क पुल है। मतलब इसमें रेलगाड़ी भी निकलेगी और सड़क भी है ताकि वहाँ पे वाहन भी चल सकेंगे। इसको बनाने में लागत कितनी आई है? 396 करोड़ रुपए। लंबाई कितनी है इसकी? 14.5 किलोमीटर है। और ये नेशनल हाईवे 333B पर गंगा नदी पर स्थित है। अच्छा, पुल से अभी आपको याद आएगा, चलो पहले आपसे पूछता हूं मैं। अभी आपको याद होगा उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया था जिसकी लंबाई थी 3.4 किलोमीटर, जो कि कटक जिले में है। बताओ किस नदी पर बना था वो? उसका नाम था टी सेतु, क्योंकि वो टी आकार का था। महानदी पर बना था, क्योंकि कटक आप देख लो ना, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको कटक में ही मिलेगा। चलो यूं बताओ, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। इसे डोला सादिया पुल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कौन सा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा बोगीबील पुल। यह असम में है, लंबाई है 4.94 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी ध्यान रखना। और अभी अगर प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अभी अटल टनल को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुनिया की सबसे लंबी टनल के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। आपको बताना है ये अटल टनल है कहां पर, इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कहां पर है ये अटल टनल। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2024 तक। तो हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, अभी उन्होंने कहा कि 2024 तक कृषि क्षेत्र डीजल से मुक्त हो जाएगा। मतलब अब डीजल के स्थान पर अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, वगैरह वगैरह। ये उदाहरण है आपके रिन्यूएबल एनर्जी के। तो कब तक? याद रखना, लक्ष्य है 2024 तक का। अच्छा, भारत का ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का है? तो ये है 2047 का। और कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य कब का है भारत का? 2070 का है। और एक योजना आपको याद होगी, कुसुम योजना। इस योजना का उद्देश्य भी क्या है? किसानों की आय को बढ़ाना और बिजली से चलने वाले कृषि यंत्रों को बिजली से न चलाकर सौर ऊर्जा से चलाने पर जोर देना, सोलर एनर्जी मतलब। और इस योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा कृषि संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित हुआ? राजस्थान के भालोजी गांव में, जो कि है जयपुर में। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर घर जल का लक्ष्य कब का है हमारा? 2024 का है। और इसमें भी प्रश्न बन जाए कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो आंसर होगा गोवा। वैसे टीबी उन्मूलन, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य हमारा है 2025 का। और टीबी डे कब मनाया जाता है? टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस डे, तो 24 मार्च को। और 25 से आपको याद आएगा, 25 अप्रैल को हम एक डे मनाते हैं, मलेरिया डे। और मलेरिया डे को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का। 2030 से आपको याद आएगा, रेलवे ने लक्ष्य रखा है अपने आप को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलाने का। और रेलवे ने कहा कि वो 2023 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, विद्युतीकृत हो जाएगा। अच्छा, वैसे किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य कब का रखा था भारत ने? 2024-25 तक। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखें आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा देबाशीष मित्रा। तो देबाशीष मित्रा, इनको वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा अनिकेत सुनील तलाटी को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो अध्यक्ष तो बन गए हैं देबाशीष मित्रा और सुनील तलाटी बन गए हैं उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर उन्नीकृष्णन। और इन्होंने किनका स्थान लिया? एस सोमनाथ का, जो कि इसरो के अभी 10वें प्रमुख बने थे।
और एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन बने? दिनेश प्रसाद सकलानी। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रवि मित्तल। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे अब। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे ये कब मनाया जाता है? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस सक्षम। तो आईएनएस सक्षम याद रखना, ये अपतटीय गश्ती जहाज है, मतलब ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और टोटल इस तरह के 5 जहाज बनाए गए हैं। क्यों? तो तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए। और किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। कितने? 5 बनाए। तो ये 5वां और आखिरी अपतटीय गश्ती जहाज है जिसका नाम है आईएनएस सक्षम। और आईएनएस वागीर से आपको याद आएगा, ये स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है फ्रांस की सहायता से। और टोटल कितने बनेंगे? 6। कहाँ पे? मझगांव डॉक लिमिटेड में। उसमें से ये 5वें नंबर का है आईएनएस वागीर। टोटल 6 कौन कौन से हैं? पहला था आईएनएस कलवरी, दूसरा है आईएनएस खांडेरी, तीसरा है आईएनएस करंज, चौथा है आईएनएस वेला, 5वां ये आईएनएस वागीर हो गया। और छठा कौन सा है? और छठे नंबर की है आईएनएस वागशीर। अच्छा, एक आईएनएस ध्रुव का नाम भी याद रखना। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। आईएनएस विक्रांत आप जानते ही हो, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। और आईएनएस राजपूत ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था जिसे विशाखापत्तनम से डीकमीशन कर दिया गया। और बताओ, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? आईएनएस विराट को, जिसे हमने इंग्लैंड से लिया था लेकिन अभी इसे डीकमीशन कर दिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। और अभी हमारे 24वें नंबर के इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ बने थे वीएस पठानिया, उनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उनके अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। ये भारत की पहली ऐसी मशीन होगी। अच्छा, तो ये बताओ, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और होप से आपको 2 पॉइंट याद कराऊंगा मैं लिंक करके। एक तो होप मिशन याद आ गया होगा आपको। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना जो मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन लॉन्च किया था, उसे कहा जाता है होप मिशन। और दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हो आप होप से? अभी उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब हो गया यहाँ पे हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल इसकी मुंबई है। और मुंबई से आपको याद आएगा, अभी टॉमटॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यानी कि सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में भारत में टॉप पे रहा मुंबई, जो कि दुनिया में 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया टर्की का इस्तांबुल। अच्छा बताओ, मुंबई जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने या किनारे स्थित है? तो उल्हास नदी। मुंबई के साथ आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ था? मुंबई में ही। और ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर भी कौन सा बना था? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भी टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को किसने जीता था? मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। लेकिन अगर पूछे विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 को किसने जीता, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। और अभी तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया था कर्नाटक को हरा करके। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कौन भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो आंसर होगा डाबर। तो आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। तो अभी डाबर ने कहा कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है इन्होंने। और इस तरह से ये भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा।
आपको बताना है अभी किसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। अभी मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे या वीकली वाला करंट अफेयर्स या मंथली वाला करंट अफेयर्स और वो भी नहीं पढ़ा, तो अभी टॉपिक वाइज सीरीज हम लोगों ने शुरू की है। उसमें जनवरी महीने के जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे वहां पे ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो अब मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक समझौता यानी कि प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा भारत। और एक और प्रश्न बनेगा कि अभी किस राज्य ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को रोकने और कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीन दम मंज पाई योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आंसर होगा मनोज तिवारी को। तो भोजपुरी गायक हैं ये और भाजपा सांसद तो हैं ही सही मनोज तिवारी, जिनको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव मनाया गया, जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो बताओ कहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है इसको राजस्थान में मनाया गया होगा। तो विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव, जिसे मरु उत्सव भी कहा जाता है, अभी जो 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हुआ। और इस डेजर्ट फेस्टिवल की थीम क्या रही, उम्मीदों की नई उड़ान। अब शुरू हुआ राजस्थान में, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो यहाँ की कैपिटल जयपुर है, जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है और जयपुर से भी 2 प्रश्न बनेंगे आपके करंट अफेयर्स के। अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और यहीं पे ही भारत का तो दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र से भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बन रहा है आपका। अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम बता सकते हो उस बुक का, तो आंसर होगा संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। अभी आपको याद होगा राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ, जयपुर में। अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला था। उसके अलावा सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है और उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले स्थान पे आपका राजस्थान रहा, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे रहा था गुजरात। और जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था राजस्थान। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। अच्छा राजस्थान में आपको कितनी रामसर साइट्स मिलेंगी, 2 हैं, सांबर लेक है और केवलादेव नेशनल पार्क है। अब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं भारत में। और अभी राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है बूंदी में। वैसे अभी टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 53 हो गए हैं। 53 नंबर का कौन सा बना था, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। वैसे राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि है बूंदी में। बाकी 3 कौन से हो गए, सरिस्का अभ्यारण्य या सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट दोनों है। पक्षी है गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, और पुष्प है रोहिड़ा, वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं फिर बताइए अभी कृषि नेटवर्क ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। तो एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि इस ऐप तक किसानों की पहुंच बनाई जा सके। और पंकज त्रिपाठी से आपको याद आएगा कुछ समय पहले ये फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, अक्षय कुमार। उससे पहले ऋषभ पंत भी बन चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के बने थे संजय दत्त। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। रानी रामपाल जो है और स्मृति मंदाना, ये दोनों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर है, अभी टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अभी ये एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की बनी थी ब्रांड एम्बेसडर। और एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी अमिताभ बच्चन भी बने थे, जो कि कॉइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं।
नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रणवीर सिंह। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मैग्नस कार्लसन, जो कि नंबर 1 चेस प्लेयर हैं दुनिया के, नॉर्वे से हैं ये। और उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कंगना रनौत। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आंसर होगा भारत ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इससे सपोर्ट ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, ग्रुप्स में एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इन सभी का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।